सकते हैं। और जो बुक की प्राइस है बहुत ही कम रखी गई है, जिसमें हर एक कैंडिडेट उस बुक को अफोर्ड कर पाएगा, जिसमें आपके मोर देन 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आप लोग मई 2nd वीक तक का वेट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस इज कॉल्ड। यदि इंजरी होती है कहाँ पर, ब्रैकियल प्लेक्सिस के लोअर एरिया में, लोअर ट्रंक का मतलब निचले वाले हिस्से में, तो उसको आप क्या कहेंगे, अर्ब्स पैरालिसिस, क्लम्प्स पैरालिसिस, या फिर क्लॉ हैंड, या फिर हॉर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर इंजरी यदि होती है, क्या है, इंजरी होती है कहाँ पर, लोअर ट्रंक में, तो इसको आप क्या कहेंगे। ऑप्शन में है अर्ब, तो अर्ब पैरालिसिस किस में देखने को मिलेगा, तो अर्ब पैल्सी होती है जनरली जब अपर एरिया में ब्रैकियल प्लेक्सिस की इंजरी हुई हो। अर्ब पैल्सी में 7वें नंबर की क्रेनियन नर्व वो डैमेज होती है। और अर्ब में यहाँ पर अपर साइड, यदि अर्ब पैरालिसिस की बात की जाए तो ये लोअर नहीं होगा, यहाँ पे अपर होगा। तो यहाँ पे आपका अर्ब पैरालिसिस तो नहीं होगा आपका आंसर। फिर एक क्लम्प्स के पैरालिसिस, क्लॉ हैंड, या फिर हॉर्नर सिंड्रोम। तो यदि यहाँ पर जो इंजरी कहाँ पे होती है आपको, ब्रैकियल प्लेक्सिस के लोअर ट्रंक में, तो जो कंडीशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, क्लम्प्स के पैरालिसिस। क्या होगा, क्लम्प्स के पैरालिसिस। और इस जो क्लम्प्स के पैरालिसिस है, क्या है, क्लम्प्स के पैरालिसिस, इसी में आपको क्लॉ हैंड भी देखने को मिलेगा और इसी में हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। हॉर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है मायोसिस, क्या है, मियोसिस और कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, जो आंखों की पीपल से उनका सिकुड़ जाना। ये दोनों देखने में किस में मिलेंगे, क्लम्प्स के पैरालिसिस में। और इस क्लम्प्स के पैरालिसिस में जो ब्रैकियल प्लेक्सिस की जो यदि हम कहें नर्व अफेक्ट होने वाली हैं, तो वो कौन सी हैं, C8 और T1। कौन सी, C8 और T1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा क्लम्प्स के पैरालिसिस। क्या होगा, क्लम्प्स के पैरालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपको याद रखना है क्लॉ हैंड, हॉर्नर सिंड्रोम, ये सब देखने को मिलेंगे किस में, ब्रैकियल इंजरी में। लेकिन यदि यहाँ पे आपसे बात की जाए किसकी, कि लोअर ट्रंक, जो ब्रैकियल प्लेक्सिस का लोअर हिस्सा यदि डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो क्या होगा, क्लम्प्स के पैरालिसिस। और इसी के साइन है क्लॉ हैंड, हॉर्नर सिंड्रोम। यदि अपर ट्रंक की बात की जाती ब्रैकियल प्लेक्सिस के, तो क्या होगा, अर्ब पैरालिसिस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इज। तो यहाँ पर कौन सी लॉन्ग बोन है जिसके दो, क्या है, 2 प्राइमरी सेंटर ऑसिफिकेशन के लिए। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है मर्ज होना किसी भी चीज़ का, 2 से 1 बनना। तो यहाँ पर कौन सी बोन होगी जिसके पास 2 प्राइमरी सेंटर ऑसिफिकेशन के लिए, टीबिया, फीमर, ह्यूमरस, या फिर क्लेविकल। लॉन्ग बोन जिसके पास 2 प्राइमरी सेंटर ऑसिफिकेशन के लिए, वो क्या होगी यहाँ पर, तो वो होगी यहाँ पर क्लेविकल। क्या है, जिसको कॉलार बोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, कॉलार बोन। क्या है, कॉलार बोन। और जो कि ऑसिफिकेशन की बात की जाए तो क्या होगी यहाँ पर, क्लेविकल, जिसके पास 2 प्राइमरी सेंटर होंगे। कितने होंगे, 2 प्राइमरी सेंटर होंगे। ऑसिफिकेशन का मतलब है मर्ज होने के लिए। और क्लेविकल ही सबसे पहली बोन्स है। क्या है, क्लेविकल। यदि बच्चों में हम बात करते हैं या बड़ों में बात करते हैं, तो क्लेविकल के लिए आप क्या कहते हैं, एक तो कॉलार बोन, और है हमारी बॉडी के जो शोल्डर को दूर या फिर हमें कह सकते हैं पीछे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है, तो क्या होती है, क्लेविकल, जिसको आप कॉलार बोन के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि सिग्मॉइड शेप की बोन होगी। क्या है, सिग्मॉइड शेप की बोन होगी, और शोल्डर का जो फ्रंट हिस्सा है वो बनाने में हेल्प करती है। अंदाज़ा लगाइए कि यदि आपकी क्लेविकल ना होती तो आप किस तरीके से दिखते या फिर कैसे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ। एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी की ब्रांच कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, आर्टिक आर्च, या फिर टर्मिनल आर्टरी, कौन सी होगी यहाँ पर।
एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी की जो ब्रांच है वो होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्या होगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो कॉमन सोर्स क्या होगा किसका? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का। जब आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है क्या, क्या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है क्या, तो आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए पहले, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी या फिर मैक्सिलरी आर्टरी। क्या होगा कॉमन सोर्स एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा एक्सियल ब्लीडिंग है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूरा मैटर और स्कल बोन्स के बीच में जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड एक्यूमुलेट होगा, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो होगी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। क्या होगी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा या फिर एपिड्यूरल हेमेटोमा भी आप यहाँ पर हेमरेज कह सकते हैं कि जो ब्लीडिंग होगी बिटवीन द ड्यूरा और स्कल बोन के बीच में, वो कहलाएगी एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। क्या होगी? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, जो कि आपका इनर सरफेस है स्कल का और आउटर लेयर है जो ड्यूरा मैटर है, वहाँ बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए जो आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होगी वो क्या होगी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। क्योंकि जो 3 लेयर होती हैं, क्या हैं? 3 लेयर होती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग की, उन्हीं लेयर्स के यहाँ पर जो आर्टरीज होंगी उसमें ब्लीडिंग होगी, जब जाके एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो सकती है। जो ड्यूरा मैटर, ड्यूरा और स्कल के बीच में, वो क्या कहलाएगा? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। नेक्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ पॉलीपेप्टाइड टू वेरियस अमीनो एसिड इज बाय द एक्शन ऑफ। यदि पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो वो किसके कारण होंगे? ट्रिप्सिन के, एरेप्सिन, एंटेरोकाइनेज या फिर इन्वर्टेज के कारण। इस तरीके को क्वेश्चन MPCHO का पेपर हुआ था, उसमें इस बार पूछे गए हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड का जो कन्वर्जन हो रहा है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड को सबसे छोटी यूनिट में कंसीडर किया जाता है किसकी? जो प्रोटीन का जो टूटना होता है, पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, किसके कारण? इरेप्सिन के कारण। किसके कारण होगा? इरेप्सिन के कारण। नेक्स्ट वन, मेम्ब्रेन कवरिंग द एपेक्स ऑफ द लंग। लंग्स का जो एपेक्स पार्ट है, मतलब ऊपरी हिस्सा है, तो वहाँ पर जो मेम्ब्रेन कवर करेगी वो कौन सी होगी? सिप्सॉन्स फेसिया, स्कारपा फेसिया, वॉल्डियर फेसिया, फिर कैम्पर्स फेसिया। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। एपेक्स ऑफ द लंग क्या है? लंग्स की कवरिंग आपने पढ़ी है कि जो लंग्स की कवरिंग है वो क्या कहलाती है? कहते हैं प्लूरा। क्या है? प्लूरा। इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहेंगे? विसरल प्लूरा, जो कि लंग्स को, ब्लड वेसल्स, इन सबको कवर करके रखेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप में चला गया है। क्या है? क्वेश्चन और डीप में है। एपेक्स पूछा है। क्या है? एपेक्स ऑफ लंग्स। एपेक्स ऑफ लंग है जो, इसकी मेम्ब्रेन कौन सी है? कवरिंग मेम्ब्रेन है जो कौन सी है? तो वो होगी यहाँ पर सिप्सॉन्स फेसिया। क्या होगी? सिप्सॉन्स फेसिया। जो सुपीरियर एंड है लंग्स का वो क्या कहलाता है यहाँ पर? एपेक्स। लंग्स का जो आपने यहाँ पे डायग्राम देखा, आप अपने माइंड में बनाइए कि जो डायग्राम होता है, जो क्या है? सुपीरियर एंड, सुपीरियर एंड ऑफ द लंग्स है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एपेक्स ऑफ द लंग। और इसकी जो कवरिंग मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो सिप्सॉन्स फेसिया। क्या है? सिप्सॉन्स फेसिया। नेक्स्ट वन, सेरिब्रल वेंट्रिकल विच लाइज बिटवीन थैलामी इज। तो सेरिब्रल वेंट्रिकल है जो थैलामी के बीच में होता है, वो कौन सा? लेटरल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा वेंट्रिकल होगा? सेरिब्रल वेंट्रिकल, जो कि थैलामी के बीच में है, वो होगा थर्ड वेंट्रिकल। टंग इज सप्लाइड बाय ऑल क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट। तो हमारी जो जीभ है, क्या है? टंग है, इसमें सभी क्रेनियल नर्व है जो सप्लाई करेंगी। नर्व्स का काम क्या होता है? सिग्नल प्रोवाइड कराना। वो काम सभी नर्व करेंगी, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ट्राइजेमिनल, फेसियल,
वेगस या फिर ग्लैसोफेरेंजियल। कौन सी जो क्रेनियल नर्व है, क्या है, क्रेनियल नर्व है जो टंग को सप्लाई नहीं करेगी। कौन सी नहीं करेगी, ट्राइजेमिनल तो करती है, फेशियल भी करेगी, ग्लॉसोफेरेंजियल भी करेगी, लेकिन क्या है यहाँ पर, वेगस, क्या है, वेगस टंग को सप्लाई नहीं करेगी। यहाँ पे आपको याद रखना है जो वेगस नर्व है, क्या है, वेगस नर्व है, इसका फंक्शन क्या है, वेगस नर्व है, इसका काम क्या है, इनवॉलेंट्री, और ये जो नर्व है कैसी है, सेंसरी और मोटर दोनों तरीके की है। इसका काम होता है डाइजेशन, हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन टंग के लिए जो सप्लाई पूछी गई है कि नहीं है वो क्या होगी, वेगस की, बाकी ये सभी करेंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुपीरियर ऑब्लिक मसल मूव्स आई वॉल टू। तो कौन सी सुपीरियर, जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है आई वॉल को कहाँ पे मूव कराएंगे, अपवर्ड आउटवर्ड, डाउनवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड इनवर्ड या फिर डाउनवर्ड इनवर्ड। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं, क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं, आई वॉल को कहाँ पे मूव कराएंगी, डाउनवर्ड और आउटवर्ड, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स आई वॉल को कहाँ पे मूव कराएंगी, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। नेक्स्ट वन, पेयर्ड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स आर ऑल एक्सेप्ट। पेयर में सभी कार्टिलेज हैं लैरिंग्स के, किसी एक को छोड़कर, एटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म या फिर क्रिकॉइड। ये तो क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि पेयर में सभी हैं, किसी एक को छोड़कर, तो क्या, क्रिकॉइड, कार्टिलेज, ये पेयर में नहीं होता है, सिंगल है। नेक्स्ट वन, पल्स प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड। पल्स प्रोटीन, ये आपकी वाली पल्स नहीं है, दाल वाले प्रोटीन की बात की जा रही है यहाँ पर। डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन से अमीनो एसिड में पल्स प्रोटीन की कमी रहेगी, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्योरोनिन या फिर ट्रिप्टोफैन। किस में कमी रहेगी पल्स प्रोटीन की, तो होगा यहाँ पर मिथियोनिन, क्या है, मिथियोनिन। इसमें पल्स प्रोटीन, जो दालों में प्रोटीन होता है उसकी कमी होगी। जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है, मिथियोनिन। नेक्स्ट वन, रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ फ्री फॉलेट इन प्रेगनेंसी। तो फ्री फॉलेट, प्रेगनेंसी में कितना फ्री फॉलेट ज़रूरी है, कितना फ्री फॉलेट ज़रूरी है आरडीए के अकॉर्डिंग, फ्री फॉलेट 500 mcg, 600, 300 या फिर 400 mcg, 500 mcg, 600 mcg, 300 mcg या फिर 400 mcg, कितने की ज़रूरत होती है, तो ये सबको पता होना चाहिए। होता है 500 mcg, 500 mcg आईडीए के हिसाब से फ्री फॉलेट जो प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है वो क्या है, 500 mcg। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला जो पहला साइन कौन सा है, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल सिरोसिस, कंजक्टिवल सिरोसिस या फिर केराटोमलेशिया। ये सब कुछ होगा विटामिन ए की कमी से, लेकिन जो पहला क्लिनिकल साइन होगा वो होगा कंजक्टिवल सिरोसिस। क्या है, कंजक्टिवल सिरोसिस, आँखों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलना, जो कंजक्टिवा है वहाँ पर ड्राइनेस देखने को मिलना, वो क्या होगा, पहला लक्षण किसका, विटामिन ए की कमी का। नेक्स्ट वन, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी। यदि हमें पता करना है कि हमारी कम्युनिटी में आयरन की कमी है, कौन सा टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन में यहाँ पर हीमोग्लोबिन, सीरम फेरेटिन, सीरम ट्रांसफेरिन या फिर सीरम आयरन। तो यदि आयरन की कमी है तो आप डायरेक्ट ब्लड टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन में आयरन का पता नहीं चलेगा। आयरन हमारी बॉडी में स्टोर होता है फेरेटिन के, किसमें, फेरेटिन के फॉर्म में, किसमें, फेरेटिन के फॉर्म में। जो टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सीरम फेरेटिन टेस्ट। कौन सा, सीरम फेरेटिन टेस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि आयरन हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है, तो होता है ड्यूडेनम में, भी आप याद रखें। तो आयरन डेफिशिएंसी यदि आपको कम्युनिटी में पता करना है कि आयरन की कमी है, कौन सा टेस्ट कराएंगे, होगा सीरम फेरेटिन टेस्ट। नेक्स्ट वन, इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन आर्गोटिज्म। आर्गोटिज्म है जो क्या खाने के कारण होगा, बाजरा, मैदे, केसारी दाल, केसरी दाल भी कह सकते हैं इसको, या फिर मस्टर्ड और राई,
किसके कारण हो सकता है? तो जो केसरी दाल है इसके कारण तो लेथरिज्म होगा, मैजे के कारण पेलाग्रा हो सकता है, एर्गोटिज्म होगा किसके कारण? बाजरा के कारण। किसके कारण? बाजरा के कारण। ऐसा नहीं एक आध बार खाने से, लॉन्ग टाइम तक खाने से एर्गोटिज्म है जो हो सकता है। नेक्स्ट वन, पोडियाट्रिक्स डील्स विथ, तो यहाँ पर पीडियाट्रिक नहीं है, पोडियाट्रिक्स है। क्या है? पोडियाट्रिक्स। केयर्स ऑफ आई, केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ फीट या फिर केयर ऑफ टीथ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आइज़ वाले तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होंगे, स्किन वाले डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे, टीथ वाले क्या होंगे? टीथ वाले क्या होंगे? डेंटिस्ट होंगे। केयर ऑफ द फीट क्या है? केयर ऑफ द फीट क्या होंगे? पोडियाट्रिक्स। ये पीडियाट्रिक नहीं है, नहीं तो बच्चों में जाता आपका आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? केयर ऑफ फीट। नेक्स्ट वन, अनदर नेम ऑफ पेरियोडोंटल डिसीज। पेरियोडोंटल डिसीज का दूसरा नाम क्या है? हैलिटोसिस, डेंटल कैरीज, पायोरिया या फिर डेंटल फ्लोरेसिस। क्या होगा? रिया वर्ड हो गया मतलब कुछ सीक्रेशन हो रहा है, पाए जुड़ गया मतलब पस हो गई। तो यहाँ पर पेरिडोंटल मतलब ओरल कैविटी में दांतों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है, तो क्या होगी? पायोरिया। क्या होगी? पायोरिया। हेलिटोसिस का मतलब होता है जब आप सांस छोड़ते हैं उस टाइम पर स्मेल आना, उसको कहेंगे आप बैड ब्रीदिंग। क्या होगा? बैड ब्रीदिंग। नेक्स्ट वन, एक्सेसिव स्कैल्पिंग ऑफ स्कैल्प स्किन। क्या है? एक्सेसिव स्कैल्पिंग ऑफ स्कैल्प स्किन। तो यदि आपकी स्कैल्प की स्किन से बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो रही है, वाइट वाइट निकल रहा है, तो क्या है? कॉर्न्स, डेंड्रफ, हाइपर हाइड्रोसिस या फिर कैरीज। क्या कहलाएंगे आप? ये कहलाएगा डेंड्रफ, जो आपके बालों में सफ़ेद सफ़ेद सभी को हो जाता है मोस्टली। तो क्या एक्सेसिव स्केलिंग है, तो वो क्या कहलाएगा? डेंड्रफ। नेक्स्ट वन, एक्सेसिव स्वेटिंग विथ ऑफेंसिव स्मेल इज कॉल्ड। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है वो भी स्मेल के साथ, तो उसको आप क्या कहेंगे? हाइपर हिड्रोसिस, हेलिटोसिस, ब्रोमिड्रोसिस या फिर कॉन्स। क्या कहलाएगा? यदि बहुत ज़्यादा किसी को पसीना तो आता ही है, साथ ही साथ उसके बाद बहुत बुरी स्मेल भी आती है, ऑफेंसिव स्मेल, वो कहलाता है क्या? ब्रोमिड्रोसिस। क्या है? ब्रोमिड्रोसिस। यहाँ पे आपको टर्म्स याद रखना है, एग्जाम में आपको किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछे जा सकते हैं। हेलिटोसिस का मतलब होता है जैसे सांस छोड़ रहे हैं आप तो स्मेल आना, लेकिन यहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा आ रहा लेकिन उस पसीने से भी स्मेल आ रही है, तो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका ब्रोमिड्रोसिस। क्या होगा? ब्रोमिड्रोसिस। नेक्स्ट वन, रफ ड्राई स्किन इज एट्रीब्यूटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ। यदि आपकी स्किन क्या ड्राई है तो ये किसकी कमी के कारण हो सकती है? विटामिन सी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए या फिर विटामिन के की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण आपकी स्किन है जो कैसी हो सकती है? ड्राई हो सकती है। तो ये होगी विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण, क्योंकि ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। यदि आपको ब्लड से रिलेट करती प्रॉब्लम पूछी जाती तब होता विटामिन के, लेकिन रफ और ड्राई स्किन की बात की जाए तो होगी विटामिन ए की कमी के कारण। यदि मसल्स में या थकावट वगैरह कुछ होता तो होता विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी के कारण। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड डिसीज इन द पोस्ट डिजास्टर पीरियड इज। तो जहाँ पर भी कुछ भी आपदा आती है तो उस डिजास्टर के बाद जो कॉमन जो डिसीज रिपोर्ट होती है वो कौन सी होती है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, टिटनस या फिर मलेरिया। क्या होने का डर सबसे ज़्यादा होता है? कहीं पे कोई भी डिजास्टर आया तो सबसे ज़्यादा होने का चांस होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस। मतलब यहाँ पर है कि कहीं पर भी बाढ़ आई, हुआ स्खलन हुआ, कुछ भी हुआ, सबसे पहले लोगों को खाने पीने के लाले पड़ते हैं, फिर जो मिलता है वो खा लेते हैं, जिसके कारण उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? गैस्ट्रोएंटराइटिस। यदि कोई भी डिजास्टर पीरियड होता है तो आफ्टर द डिजास्टर जो कॉमन डिसीज़ रिपोर्ट होती है तो कोलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है आंतों को लेके, तो यहाँ पे पूरा मिला के क्या कह दिया? गैस्ट्रोएंटराइटिस। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अ डिजास्टर रैपिडली क्लासिफाइंग द इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ लाइकलीहुड ऑफ देयर
सर्वाइवल विथ प्रमोट मेडिकल इंटरवेंशन इज अ पार्ट ऑफ। यदि मान लीजिए कहीं पर कुछ भी डिजास्टर आया हुआ है, क्या है, डिजास्टर आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता करना है, क्या है, पता करना है कि बहुत फास्ट तरीके से इस इंजरी को कैसे, कौन से पर्सन बच सकते हैं, किसको आपको बाद में केयर करनी है इस तरीके से, तो क्या होगा, किस बेस पे करेंगे। सर्च रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड के ट्रियाज, टैगिंग या फिर डिजास्टर मिटिगेशन, ये सब कुछ आपने पढ़ा है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर कहा ड्यूरिंग अ डिजास्टर रैपिडली क्लासीफाइंग द इंजर्ड, जो बच सकते हैं, सर्वाइवल चांस ज़्यादा है, उनको किस बेस पे आप क्लासीफाई करेंगे, वो होगा ट्रियाज। क्या होगा, ट्रियाज। किसको तुरंत केयर दे के बचा सकते हैं, किसको आप एंड में देखेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे किस कैटेगरी में क्लासीफाई होंगी, तो होंगी ट्रियाज में। नेक्स्ट वन, इन अ ट्रियाज ब्लैक कलर इज फॉर। तो ट्रियाज में 4 कलर कोड होते हैं, तो ब्लैक कलर कोड है जो किसके लिए होगा, हाईली प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, मीडियम प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, मॉर्बिड पेशेंट या फिर एम्बुलेटरी पेशेंट। किसके लिए ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है, तो वो होता है मॉर्बिड पेशेंट, मतलब जिनके बचने के चांस या तो हैं ही नहीं या जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो किस में आएंगे, ब्लैक में। येलो में जिसको आप बेसिक ट्रीटमेंट दे के बचा सकते हैं, ग्रीन में मतलब कि वो ठीक है, बस उनको बाहर निकाला जाना है, रेड मतलब कि इमरजेंसी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड बाय WHO इन रूटीन यूज इन एंडेमिक एरिया। तो जितने भी एंडेमिक एरिया है वहाँ पर, सभी को नहीं, एंडेमिक एरिया में जो रूटीन वैक्सीन के लिए कहा है WHO ने, वो कौन सी है, टाइफॉइड, कोलेरा, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, कौन सी वैक्सीन के लिए कहा गया है। तो इनमें से कोई सी नहीं है, वो तो अभी तक क्या है, इनमें से कोई सी नहीं है, क्योंकि कोलेरा के लिए तो वैक्सीन है ही नहीं, कोलेरा के लिए वैक्सीन नहीं है, इसके लिए टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग यूज़ की जाती हैं। टाइफॉइड के लिए वैक्सीन लगती है बचपन में ही। तो जो WHO ने कहा है कि जो रूटीन वैक्सीन है वो कौन सी है, तो वो कोई सी नहीं है। नेक्स्ट वन, एपिडेमिक्स आफ्टर डिजास्टर आर कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। एपिडेमिक्स जो डिजास्टर होगा, डिजास्टर के बाद सभी एपिडेमिक्स हो सकती हैं किसी एक को छोड़कर, लेप्टोस्पायरोसिस, रिक्टिएसियोसिस, लीशमानियासिस या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या है जो नहीं होगा, लेप्टोस्पायरोसिस तो हो सकता है चूहों के कारण, क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस के लिए मोस्ट ऑफ दी जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो है चूहे। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जो यहाँ पर क्या है, रिक्टोसियोसिस, क्या है, रिक्टोसियोसिस। तो रिक्टोसियोसिस के लिए क्या है, जो कि एक बैक्टीरिया ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें 5 ग्रुप आ जाते हैं, स्पॉटेड फीवर, क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन लीशमानियासिस है, क्या है, लीशमैनियासिस है, ये होने के चांसेस कम रहेंगे। क्या है, लीशमैनियासिस, जो कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, सैंड फ्लाई के कारण होगा, तो इसके होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, रिक्टोसियोसिस हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा होगा लीशमानियासिस, क्योंकि ये सैंड फ्लाई के कारण होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल सिक्वेंस। ये सिक्वेंस अभी से लेकर मैं बता दूं, मैंने जितने 7-8 साल हो गए मुझे पेपर सॉल्व करते हुए, एक साल में 2 बार कहीं पर भी पेपर होते हैं तो 2 बार तो पूछ ही लिया जाता है। सिक्वेंस आपको बताना है, तो इसका जो एक सही सिक्वेंस होता है वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी। तो वो होगा यहाँ पर क्या, पहले होगी कोई भी बीमारी, फिर इम्पेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी, फिर हैंडीकेप्ड। क्या होगा, पहले जब कोई बीमारी होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट होगी, फिर आप डिसेबल होंगे, आफ्टर दैट हैंडीकेप्ड होंगे। इसको आप DI ऐसे आप याद रख सकते हैं, DIDH के नाम से। तो डिसीज़ मतलब कोई बीमारी होगी तभी आपको डिसेबिलिटी होगी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, डिसीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकेप्ड। Next one, a person who has lost his foot in an accident and is not able to walk is an example of। यदि किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और उसने अपने पैर खो दिए, अब वो चलने में असमर्थ है, तो ये क्या कहलाएगी, डिसीज़ होगी, इम्पेयरमेंट होगा, हैंडीकेप्ड होगा कि डिसेबिलिटीज़ होगी। किस कैटेगरी में आप इसको रखेंगे, डिसीज़,
इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप या फिर डिसेबिलिटी। हैंडीकैप जनरली बचपन से ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या है? बचपन से होंगे। ये उस पर्सन की क्या कहलाएगी? डिसेबिलिटी। क्या होगी? डिसेबिलिटी, क्योंकि पहले चल पाता था लेकिन अभी एक्सीडेंट के बाद वो नहीं चल पा रहा है, जस्ट बिकॉज इट्स अ डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट मतलब जिस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे उसके या तो पैर काट दिए गए होंगे या कुछ भी रीज़न रहा होगा तो होगी इम्पेयरमेंट। डिसीज़ मतलब एक्सीडेंट हुआ, इम्पेयरमेंट नेक्स्ट स्टेप होगा। डिसेबिलिटी मतलब अब वो चल नहीं पा रहा है, वो होगी डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन किस टाइप के प्रिवेंशन में आएगा? प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी? तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन आएगा टर्सरी में। किस में? टर्सरी में। नेक्स्ट वन, इन एन एरिया विथ फ्लोराइड रिच वाटर द डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यदि कहीं कहीं के पानी में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा है तो उस पानी को डीफ्लोरिडेट किया जाना है, मतलब फ्लोरीन कम किया जाना है। तो एक कौन सा प्रिवेंशन होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन? ये प्रिवेंशन कहलाएगा प्राइमरी। प्राइमरी इसलिए क्योंकि अभी वहाँ के लोगों ने पानी पिया नहीं है, फ्लोरोसिस होने के चांसेस हैं, इसीलिए उस पानी को डीफ्लोरिडेट किया जाना है। तो ये कहलाएगा क्या? प्राइमरी प्रिवेंशन। वो पानी पीने के पहले ही उस पानी को सही किया जाना है। आफ्टर दैट यूज़ करेंगे तो बीमारी होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट वन, विच मोड ऑफ इंटरवेंशन इज लाइक स्टाम्पिंग आउट द स्पार्क रेदर देन कॉलिंग द फायर ब्रिगेड टू पुट आउट ऑफ द फायर? तो यहाँ पर एक कौन सा प्रिवेंशन है? इसमें कहा गया है कि स्टैम्पिंग आउट द स्पार्क, जो स्पार्क हो सकते हैं उसको क्या करना? दूरी रखना है आग लगने के पहले ही। तो ये क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन या फिर हेल्थ प्रमोशन? ये क्या कहलाएगा? स्टैम्पिंग आउट ऑफ द स्पार्क रेदर देन कॉलिंग द फायर ब्रिगेड टू पुट आउट द फायर। जो स्पार्क हो रहे हैं उसको क्या करना है? पहले ही आपने पता कर लिया है और उसको फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करने की पहले मैनेज कर लेना है। तो वो कहलाएगा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन, इन्हेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर। तो इन्हेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, लॉन्च हुआ था 1953, 1999 और 1907। अब इन तीन में से कौन से सही हैं? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो जो इन्हेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब लाया गया था? ये आया था 1997 में। कब? 1997 में, 1997 में। तो यहाँ पे आपका आंसर भी होगा ओनली थर्ड। PTCT इज एसोसिएटेड विथ। PTCT किससे एसोसिएटेड है? RNTCP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अब यहाँ पे इनमें से भी आपको बताना है कि कौन सा सही, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली वन या फिर ऑल ऑफ दीज। 32 का आंसर आपका क्या होगा? PTCT जो पेरेंट ट्रैकिंग जो सिस्टम होता है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में, यहाँ पर वही है। ये किससे रिलेट करेगा? होगा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से। किससे? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से। तो यहाँ पर वो क्या होगा? ओनली सेकंड। क्या होगा? ओनली सेकंड। टारगेट फ्री अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड इन। टारगेट फ्री अप्रोच किसके तहत लाया गया था? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम, CSSM मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के तहत। अब ऑप्शन में है ओनली वन, ओनली सेकंड थर्ड, ओनली वन थर्ड या फिर ओनली सेकंड। कौन सा सही होगा? टारगेट फ्री अप्रोच है जो किसके लिए लाया गया था? ये आया था RCH प्रोग्राम में। किसमें? RCH प्रोग्राम में, इसीलिए इसका आंसर होगा ओनली सेकंड। क्या होगा? टारगेट फ्री अप्रोच इंट्रोड्यूस किया गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट वन, मैन इज द मिडेस्ट ऑफ डिसीज, दिस सिचुएशन इज रिफर्ड इन। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? मैन इज द मिड्स ऑफ द डिसीज। ये सिचुएशन क्या? प्री पैथोजेनेसिस फेज, पैथोजेनेसिस फेज, डिसीज ट्रांसमिशन फेज। अब यहाँ पे आपको इनमें से बताना है इन तीन में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर
आंसर होगा आपका प्री पैथोजेनेसिस फेज। क्या होगा? प्री पैथोजेनेसिस फेज। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें क्या होगा? ओनली फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब कि ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट वन, मिडेस्ट ऑफ द डिसीज का मतलब क्या है? प्री पैथोजेनेसिस फेज। नेक्स्ट वन, आरएनए पैरामिक्सोवायरस कॉजेज। तो जो आरएनए पैरामिक्सोवायरस है इससे क्या होने का चांस है? चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला। अब ऑप्शन है ओनली थर्ड, ओनली टू, ओनली वन या फिर ओनली सेकंड एंड थर्ड। जो आरएनए पैरामिक्सोवायरस है इससे क्या हो सकता है? इससे आपका होगा मीजल्स। क्या होगा? मीजल्स। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड और मीजल्स। जो आरएनए पैरामिक्सोवायरस है इससे क्या होने के चांसेस होंगे? मीजल्स। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के आंसर क्या होगा आपका? ओनली सेकंड, मतलब कि मीजल्स। नेक्स्ट वन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग किससे होगी? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, अरबोवायरस। ऑप्शन है ओनली वन एंड टू, ओनली थर्ड, ओनली वन या फिर ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लोस्ट्रीडियम जो टेटेनी है इससे तो क्या होगा? टिटनेस होगा। क्या होगा? टिटनेस होगा। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अरबोवायरस। इससे भी फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। जो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बोटुलिज्म। क्या हो? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। फूड पॉइजनिंग का आपके लिए आंसर क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट वन, एमडीटी इज द ट्रीटमेंट फॉर। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है जो किसके लिए है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लेप्रोसी, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। बहुत इजी से क्वेश्चन है इसमें। तो जो यहाँ पर एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेप्रोसी के लिए, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है डेप्सोन। साथ में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की भी कुछ मेडिकेशन यूज़ यहाँ पे की जाती हैं। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज़ कंडक्टिंग फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ। इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल के लिए, यह इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल के लिए किसके लिए होगा है? मलेरिया, डेंगू फीवर, लेप्रोसी। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली वन या फिर ओनली 1 2 3 तीनों। क्या होगा? इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल जो प्रोग्राम होता है उसमें 6 डिसीजेज इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर उनमें से 2 तो दी गई हैं, वो होगी मलेरिया और डेंगू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट वन, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया कैसा है? वेक्टर ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट, कंजेनाइटल या फिर ट्रांसमिशन। कौन सा है तीन में से? तो वेक्टर तो है ही मलेरिया। क्या है? वेक्टर है ही। डायरेक्ट हो सकता है वाइट करने से, कंजेनाइटल मतलब माँ से बच्चे को भी मिल सकता है। तो आंसर होगा आपका ये तीनों। क्या होंगे? तीनों, वेक्टर, डायरेक्ट और कंजेनाइटल। नेक्स्ट वन, द इन्फेक्शियस एजेंट अंडरगोइंग रेप्लिकेशन ऑफ डेवलपमेंट इन वेक्टर। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है, क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है, रेप्लिकेट होते हैं वेक्टर के अंदर। तो कौन सा ट्रांसमिशन है? मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, साइक्लो डेवलपमेंटल। अब इनमें 3 में से कौन सा सही है आपका? ओनली वन, ओनली टू, ओनली 2 एंड 3 या फिर ओनली 1 एंड 2। कौन सा आपका यहाँ पे सही होगा? तो होगा बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। क्या होगा? बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। जो वेक्टर के जो डेवलपमेंट हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 बन रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? ये कहलाएगा बायोलॉजिकल। वो यहाँ पे क्या होगा? ओनली सेकेंड। नेक्स्ट वन, द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, फ्रांसिस क्रिक, फ्रेडरिक बेंटिंग या फिर कोलेरा। कौन है पब्लिक हेल्थ के फादर? तो है कोलेरा। क्या है? कोलेरा, इनका नाम ही है ऐसा। नेक्स्ट वन, द एरा ऑफ डिसीज प्रिवेंशन बाय स्पेसिफिक मेजर स्टार्टेड ड्यू टू। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन्स बिलो। तो यहाँ पर कोई भी डिसीज़ का जो प्रिवेंशन है, क्या कोई डिसीज़ का प्रिवेंशन स्टार्ट कहाँ से होगा? इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फाउंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट कोलेरा।
तो यहाँ पर एरा ऑफ डिसीज प्रिवेंशन क्या होगा? तो यदि आपको स्कर्वी के लिए प्रिवेंट करना है तो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाएं, तो इससे विटामिन सी की कमी है जो पूरी होगी। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन लगवाएं। कोलेरा के लिए अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक मेजर पूछे गए इसलिए। नेक्स्ट वन, द कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ह्यूमन डिसीज टाइफॉइड। टाइफॉइड का कॉज क्या है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई। टाइफॉइड क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी से होगा, जिसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा वो क्या होगा? वो होगा बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 केम इनटू फोर्स ऑन। जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 कब आया था? जनवरी 1972, फरवरी 1972, मार्च 1972 या फिर अप्रैल 1972। एमटीपी एक्ट 1971 के बारे में बात की जा रही है। ये आया था अप्रैल 1972 में। केम इनटू फोर्स। एक्ट आ तो गया था 1971 में, लेकिन इसने काम करना स्टार्ट कब किया था? अप्रैल 1972 से। नेक्स्ट वन, vasectomized person should be advised to use some contraceptive method until about how many ejaculation to prevent the failure। वैसेक्टोमाइज्ड पर्सन का मतलब है जिसकी वैसेक्टोमी हुई है। क्या है? वैसेक्टोमी हुई है, उसको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कब तक अपनाने के लिए कहा जाएगा? कितने एजाकुलेशन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए कहा जाएगा? 10, 20, 30, 40। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्ट जो यहाँ पर मेथड वैसेक्टोमी हुई है पर्सन की, कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप अपनाइए जब तक कितने एजाकुलेशन फेलियर होने के चांसेस कम हो सकते हैं, तो वो होगा 30। कितना? 30 के लिए। यदि मेथड अपनाने की बात की जाए कोई भी, तो वो होती है एडिशनल मेथड 90 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए? 90 दिनों के लिए। 90 यहाँ पर है 30 एजाकुलेशन प्रिवेंट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक और हिस्सा है वो कौन सा है? डिसीजन मेकिंग का काम करता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO सेक्रेटरीट या फिर WHO एक्सपर्ट कमेटी। कौन काम करेगा? तो ये होगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्या होगी? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हेल्थ स्टैटिक्स इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हेल्थ स्टैटिक्स के सोर्स क्या है इंडिया में? सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज, स्कूल रिकॉर्ड्स। सोर्स की बात की जा रही। हेल्थ स्टैटिक्स का जो डेटा लिया जाता है वो आपका सेंसस से, मतलब जनगणना से, SARS से, जो बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन है इनसे, मैरिज से, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड से हेल्थ स्टैटिक्स है जो इंक्लूड नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1 और 2। कौन सा? 1 और 2। नेक्स्ट वन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कॉम्प्राइसेस। डिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ पर कितनी एज ग्रुप वालों की बात की जा रही है? बिलो 20 ईयर एंड अबव 60, बिलो 15 ईयर एंड अबव 65, बिलो 10 ईयर एंड अबव 65, बिलो 15 ईयर एंड अबव 70 ईयर। डिपेंडेंट पॉपुलेशन यहाँ पर कौन सी होगी? डिपेंडेंट का मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं जो। एक होती है 15 साल से कम वाले और दूसरे 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग। 15 साल से कम उम्र के मतलब जो बच्चों में ही आ जाएंगे, और 65 साल से ऊपर के मतलब जो वृद्ध में आ जाएंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इनकी जो एज ये होगी वो क्या होगी? वो होगी बिलो 15 ईयर्स एंड अबव 65 ईयर्स। नेक्स्ट वन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है कितने ग्रुप में डिवाइड की जाती हैं? 3, 4, 5, 6। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की गई है तो ये कितने ग्रुप में रहती हैं? कितनी रहेंगी? 3 में। कितना? 3 में। नेक्स्ट वन, द डोजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू एन इन्फेंट। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसका डोज कितना दिया जाता है? 0.05 ml, 0.1 ml, 0.5 ml या फिर 1 ml।
हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन दिया जाता है इन्फेंसी में, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ के बाद दिया जाता है, होता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से वास्टस लैटरलिस मसल्स में। आंसर क्या होगा आपका 0.5 ml। नेक्स्ट वन, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मॉस्क्यूटो, मच्छरों को लेके सही पॉइंट क्या है? मेंसोनिया ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल वाटर कलेक्शन, नो सिफोन ट्यूब इज प्रेजेंट इन एनाफिलीज लार्वा, एडीज वाइट मैनली इन डस्क, क्यूलेक्स लेज एग सिंगली। यहाँ पर अलग अलग मच्छरों के बारे में बताया गया है, तो सही पूछा है कि क्या है। तो जो एडीज हैं जनरली दिन में काटते हैं, इन क्यूलेक्स के लेग जो अंडे हैं किसमें होंगे? क्लस्टर में होंगे। और जो मेंसोनिया का मच्छर है आर्टिफिशियल वाटर में नहीं होता है, होता है जो साफ पानी में जो मच्छर पनपते हैं वो डेंगू के, ना कि मेंसोनिया के। नो सिफोन ट्यूब इज प्रेजेंट इन एनाफिलीज लार्वा, आंसर आपका सही क्या होगा? नो सिफोन ट्यूब इज प्रेजेंट इन एनाफिलीज लार्वा। नेक्स्ट वन, वाटर बॉर्न डिसीज, तो इनमें से पानी के कारण होने वाली प्रॉब्लम कौन सी है? जियार्डियासिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंडवी या फिर ननबदी, अभी दोनों हो सकती हैं। वाटर बॉर्न डिसीज़ की बात की जा रही है, गंदे पानी के कारण होंगी, तो होगा जियार्डियासिस और लेप्टोस्पायरोसिस। नेक्स्ट वन, मिथेमोग्लोबिन एनीमिया इन्फेंट ड्यू टू, मिथेमोग्लोबिनेमिया इन्फेंट में किसके कारण होगा? हाई नाइट्रेट इन वाटर, हार्डनेस इन वाटर, हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर या फिर नन ऑफ द अबव। ये होगा पानी में ज़्यादा नाइट्रेट होने के कारण, क्या होगा? मिथेमोग्लोबिनेमिया, क्या होगा? मिथेमोग्लोबिनेमिया। नेक्स्ट वन, इन बायोलॉजिकल फिल्टर्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैपनिंग इन, तो जो बायोलॉजिकल फिल्टर होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? अंडर ड्रेनेज सिस्टम में, फिल्टर कंट्रोल वाल्व, सैंड बेड या फिर स्टोरेज टैंक में, कहाँ पर होगा? तो ये होता है सैंड बेड में। कहाँ पर? सैंड बेड में। आप लोग एक चीज़ और मैच करते जाना इस पेपर में, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी लोग इन पेपर्स में, इस पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो अलग अलग आपने अभी तक पेपर सॉल्व किए हैं, उसको आप लोग भी मार्क करते जाना, क्योंकि मुझे तो पता है 100 में से आपको 90 क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। इवन इसमें से कुछ क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में MPCHO का पेपर हुआ था उसमें भी आए हुए हैं। जो लोग चाहते हैं कि MP की चारों आंसर की चैनल पर अपडेट की जाए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वन, अलाउड साइज ऑफ लॉस ऑफ फैट इन रैपिड सेंट फिल्टर, तो यहाँ पर रैपिड सेंट फिल्टर में जो अलाउड साइज पूछी है वो कितनी होगी? 2 to 2 और 5 मीटर, 1 and 5 मीटर, 4 मीटर, 6 to 8 मीटर, कितनी होनी चाहिए साइज? ये होनी चाहिए 2 से 2 और 5 मीटर सेंट फिल्टर में। नेक्स्ट वन, सुपर क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर 1000 लीटर ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर 1000 लीटर ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट क्लोरीन फॉलोड बाय डी क्लोरीनेशन। यहाँ पर सुपर क्लोरीनेशन की बात की गई है। सुपर क्लोरीनेशन के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? क्लोरीन का एक बड़ा अमाउंट है जो पानी को डी क्लोरीनेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कैसे? क्लोरीन का लार्ज अमाउंट है जो एडिशनल लार्ज अमाउंट यूज़ किया जाएगा पानी को डी क्लोरीनेट करने के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी ये पेपर थोड़ा सा टफ है, मेरे लिए तो इजी है, लेकिन इसके बाद के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट होगा, इसमें बताए जाएंगे। जब तक इसका आंसर आप लोग सोचिए और ढूंढिए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 1 हेलोजन टैबलेट इज सफिशियंट टू डिसइंफेक्ट 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन इज सफिशियंट टू डिसइंफेक्ट 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 मिनट ऑफ कंटिन्यूस बॉइलिंग किल्स स्पोर्स इन द वाटर, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि जिसको आप अलग कर सकते हैं, जो आपका नहीं होगा, कि पानी को 5 मिनट तक बॉयल करने पे स्पोर्स ख़त्म होंगे या नहीं, तो ये तो नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट बताना है वो क्या होगा। और यहाँ पर हेलोजन की टैबलेट वाला भी आपका सही नहीं है। अब आपको ऑप्शन बी और डी में से बताना है कि आपका सही क्या होगा।
तो इसके आगे का पेपर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाता है इस पेपर को लेके या अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम है उनको लेके, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।